Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about death penalty in India. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इस बार इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर सेंटेंस टू डेथ. तो किसी को भी अगर मौत की सज़ा सुनाई जाए तो उसको हम लोग कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी कहते हैं. और जनरली ये कन्विक्शन के बाद दिया जाता है, यानी कि दोष साबित हो जाने के बाद दिया जाता है. एंड दैट टू इन क्रिमिनल ऑफेंस. सिविल ऑफेंस में डेथ पेनल्टी का तो सवाल ही नहीं उठता. क्रिमिनल ऑफेंस में, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिमिनल ऑफेंस में, फिर डेथ पेनल्टी के भी प्रावधान है हमारे देश में. तो क्रिमिनल ऑफेंस कैपिटल पनिशमेंट, हाईएस्ट लेवल का क्रिमिनल ऑफेंस में डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कई सारे डायरेक्शंस दिए हैं कि डेथ पेनल्टी किन किन केसेस में दी जा सकती है, और उसके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं. 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी इटसेल्फ, कि कैपिटल पनिशमेंट कितना कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही बार इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस ले डाउन किए हैं उन्होंने कि क्या कंडीशंस माने जाने चाहिए बिफोर समवन इज सेंटेंस्ड विथ कैपिटल पनिशमेंट. तो दोनों केसेस को एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला केस है बच्चन सिंह केस ऑफ 1980. बच्चन सिंह केस में डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको दिया जा सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे फिर एक डिक्टम दिया, या आप समझिए एक गाइडलाइंस दी, जिसको हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, कि डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन इसको एक नॉर्म ना बना करके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इसको दिया जाए, जब द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज़ अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड. यानी कि ऑफेंडर्स ने कुछ इस तरीके का क्राइम किया हो कि उनके लिए कोई और सज़ा सुटेबल ना लग रही हो, उस केस में डेथ पेनल्टी का केस तो बनता ही बनता है. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कैसे डिसाइड होते हैं? तो मान लीजिए कि व्हेन मर्डर इज़ कमिटेड इन एक्सट्रीमली ब्रूटल फैशन और रेप्रिहेंसिबल मैनर. तो जैसे कि आपको याद होगा निर्भया केस ऑफ 2012. सो दैट दीज काइंड ऑफ केसेस आर एप्ट फॉर डेथ पेनल्टी. और डेथ पेनल्टी दिया भी गया उसमें ऑफेंडर्स को, जो भी एडल्ट ऑफेंडर्स थे उन सबको डेथ पेनल्टी दिया भी गया इस केस में. मोस्टली व्हेन द डिप्रेविटी एंड द क्रूएलिटी आर द मोटिव्स बिहाइंड द मर्डर. मतलब मर्डर जो है, देखिए, एक फिट ऑफ रेज, बदला, इस भावना से लिया गया हो, सेल्फ डिफेंस में किया हो, वो एक अलग होता है. एक होता है क्रूअलिटी, आउट ऑफ क्रूअलिटी या डिप्रेविटी के सेंस में, कि एक इंसान का अंदर का उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि एक अंदर से उसके क्रूअल एक्ट्स करने की उसकी इच्छाएं आती हैं. अगर ये साबित हो जाता है कि आउट ऑफ दैट क्रूअल इंस्टिंक्ट्स इंसान ने मर्डर किया है, तो उस केस में उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए. फिर मच्छी सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कौन कौन से केसेस में दिए जा सकते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कुछ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दी. उन्होंने कहा कि 4 थिंग्स विल मैटर बिफोर डिसाइडिंग कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये पर्टिकुलर ऑफेंस आता है कि नहीं आता, और इसमें फांसी की सज़ा बनती है कि नहीं बनती है. पहला होता है मैनर, जिस तरीके से क्राइम किया गया है. कुछ क्राइम काफ़ी ब्रूटल तरीके से किए जाते हैं. दूसरा होता है मोटिव, पर्पस क्या था. मान लीजिए गरीबी है, भुखमरी है, वो एक अलग बात होती है. दूसरा होता है क्रूअलिटी, सीवियरिटी, किस सीवियर तरीके का क्राइम था, कितना सीवियर था, किस तरीके से, क्या सीवियरिटी थी क्राइम की, जैसे रेप, मर्डर, तो ये सब ज़्यादा सीवियर हुआ. ठीक है. और मतलब एक होता है सिर्फ मर्डर, एक होता है रेप एंड मर्डर, एक होता है कि मतलब और भी ज़्यादा उसको ऑफेंसिव तरीके से लेट्स नॉट डिस्कस गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. सो मतलब सीवियरिटी ऑफ द केस कैन बी अ बेसिस. एंड फोर्थ, द विक्टिम ऑफ द क्राइम, कि कौन है विक्टिम. अगर कोई मान लीजिए वल्नरेबल सेक्शन है, हैंडीकैप्ड या बच्चे हैं, तो उस केस में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस गिना जाएगा और फांसी की सज़ा हो सकती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2 केसेस में
बच्चन सिंह केस और मच्छी सिंह केस, दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है उसको एक्सप्लेन या डिफाइन करने की कोशिश की है। येट इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है और काफ़ी ज़्यादा आप समझिए इनकन्सिस्टेंसी दिखाई देती है। कई सारे जो सेशन जजेस हैं वो ऐसे मामलों में भी फांसी की सज़ा सुना देते हैं जो इन जनरल नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हाई कोर्ट या सेशन जजेस हैं जिनको लगता है, जो कुछ ऐसे केसेस जिसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसमें भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाते। तो मतलब अभी भी कोई एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच निकल करके नहीं आया है, कंसिस्टेंसी नहीं है इस मामले को लेकर के कि कौन से केसेस में लगेगा कैपिटल पनिशमेंट, कौन से केस में नहीं लगेगा। तो मुद्दा ये है कि अभी भी डेथ सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन आर्बिट्ररी फैशन एंड दैट इज़ हाउ लॉ कमीशन ऑल्सो इन इट्स 262nd रिपोर्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट दिस। ये कुछ केसेस में जजेस फांसी की सज़ा सुना देते हैं, कुछ में नहीं सुनाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और फिर इसी डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने काम करते हुए एक 3 जजेज की बेंच बैठाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और इन जजेज 3 जजेज बेंच का पर्पस होगा, एक्चुअली 3 जजेज की बेंच नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो मिनिमम तो 5 जजेज होंगे ही। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई है जिसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब आप समझिए तो सरल भाषा में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इट विल गिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि कौन से केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है और उस केस में जो भी ऑफेंडर है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है अपने सफाई को रखने का, वो मीनिंगफुल तरीके से वो क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाएगा ताकि डेथ पेनल्टी को लेकर के आर्बिट्ररीनेस खत्म हो जाए। The next article is about digital learning platforms and courses, and this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view, especially from education segment. तो देखिए, पैंडेमिक के टाइम में एकेडमिक लॉसेस बहुत सारे हुए थे क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा था। अब जो एकेडमिक लॉसेस हो गए, बच्चों की तो पढ़ाई जैसे तैसे हमने ऑनलाइन पे कराई, कई सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का मौका भी नहीं मिला बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड। तो अब धीरे धीरे उसको कंपनसेट करना है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं हुई इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो उसको कंपनसेट करना है, यही इस आर्टिकल में बात की गई है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक्स्ट्रा क्लासेज आर नॉट इनफ। जैसे कई सारे IITs या IIMs में एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा कई सारे जो डिजिटल कोर्सेज हैं जो भारत सरकार द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने लॉन्च किया, इन डिजिटल कोर्सेज या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी अब ठीक तरीके से उपयोग करना होगा, यही इस आर्टिकल में लिखा है। सो देखते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजिटल सोर्सेज फॉर एकेडमिक लर्निंग। तो मेनली डिजिटल सोर्सेज 2 तरीके के हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, तो कोर्स जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल पाएगा, और दूसरा है सिर्फ कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो ऑनलाइन कोर्सेज में एग्जांपल में हो सकता है स्वयं या NPTEL, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दे आर नोन एज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो ये कोर्स सर्टिफिकेशन दिलाते हैं, ये कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, EPG पाठशाला, शोध गंगा। तो स्वयं के बारे में ज़रा देखते हैं। इट्स अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड NPTEL IIT मद्रास विथ हेल्प ऑफ गूगल। इसमें कैसा है, द कोर्सेज आर टॉट इन ए क्लासरूम फ्रॉम 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। और UGC जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे जब हम NAC के बारे में देख रहे थे, UGC हैज़ डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ टू ट्रांसफ़र सम ऑफ द कोर्सेज ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। तो इस तरह का कुछ स्वयं का लॉगिन पेज है, आप जाकर के यहाँ देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, उसको आपको कॉलेजेस में करने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा है NPTEL जो पुराने 7 IITs थे उन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, इन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इन 2003। और NPTEL में भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लॉगिन करके उन कोर्सेज को कर सकते हैं कम्प्लीटली इन डिजिटल फॉर्मेट। और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पास करने पे फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो NPTEL एंड स्वयं फंक्शन इन ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर या इंटर रिलेटेड मैनर। वहीं अगर बात की जाए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो कोर्सेज नहीं है सिर्फ कंटेंट है, तो उसमें है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने, ये याद रखना IIT खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है। ये पीटी में पूछा जा सकता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने डेवलप किया है, IIT खड़गपुर। ऑब्जेक्टिव है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का टू मेक डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स।
अभी तक अगर डेटा देखा जाए तो लगभग 1.7 करोड़ कंटेंट हैव बीन प्रोवाइडेड इन मोर देन 160 सोर्सेज एंड इन ओवर 200 लैंग्वेजेज। अगर बात करें इस मिशन की, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके चलाएंगे, जिसका मेन पर्पस है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। तो ये तो हो गए कुछ अलग अलग ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के बारे में या कोर्स कंटेंट प्रोवाइडर्स के बारे में। कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट तो अच्छी बात है, आपको कुछ भी चीज़ जाननी है तो आप जा करके शोध गंगा पे पढ़ सकते हैं। कंटेंट ऑलवेज मेक सम वैल्यू एडिशन। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जैसे कि स्वयं या एनपीटेल, इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक प्रॉब्लम देखा गया है एटीट्यूड का इन कोर्सेज को लेकर के, मोटिवेशन नहीं रहता है ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के। लोग शुरू तो करते हैं लेकिन फिर ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट नहीं करते। 90% केसेस में देखा गया है कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज में लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया। सो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, और ये एक मेन डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड द वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज काफ़ी सारा किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी ऑन द कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहता, लेकिन इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा था 2014 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये वही सवाल है एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अफॉरेस्टेशन प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट सीम्स टू बी फ्लॉपिंग। तो मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने का, जंगल को बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हम जरा समझते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोसेस इन इंडिया। ये क्या प्रोसेस होता है? देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया था, जिसके हिसाब से व्हेनेवर ए फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस like mining or infrastructure development, the equivalent non-forest land has to be identified for compensatory afforestation। सरल भाषा में कहें तो जब भी कोई एक फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाया जाए, जैसे माइनिंग वगैरह इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उतनी ज़मीन कम से कम फिर जो नॉन फॉरेस्ट ज़मीन है वो डोनेट की जाए कि जहाँ पे फॉरेस्ट उगाया जा सके। अब ये तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये बात लिखी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर एक अलग से कानून लाया गया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, कैंपा एक्ट शॉर्ट में इसको कहते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, विच गेव प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अगर कोई, मान लीजिए, देखिए इसी में से आपको बेहतर समझ आ जाएगा, कैंपा एक्ट समझिए। मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट एरिया है, ये कोई बिजनेसमैन है, इसको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो ये प्रोजेक्ट लगाएगा, अगर इसको क्लियरेंस मिलेगा तो उसको फिर फंड देना होगा भारत सरकार को, और वो फंड, जितना भी फंड आएगा उसका 10% भारत सरकार रहेगी, 90% स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा। जैसे असम के केस में तो 90% असम सरकार को आएगा, 10% भारत सरकार को जाएगा। और इसका मेन पर्पस होगा इस फंड का कि इतना इक्विवेलेंट अमाउंट का फॉरेस्ट फिर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कैंपा एक्ट। कैंपा एक्ट लाया गया है इन लाइन विथ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980। उसमें यही बात लिखी गई थी कि अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया फॉर डेवलपमेंटल पर्पस, तो नॉन फॉरेस्ट लैंड को डेवलप किया जाएगा एंड उसके लिए फंड आएगा फ्रॉम द बिजनेस से जो वो फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो अब इसको कैंपा एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, सीएजी की एक रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कि नॉर्थ ईस्ट में जो कैंपा एक्ट है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 2016 से जब से ये कानून आया है तब से आप देखिए, आप देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है हमारा बढ़ने के बजाय घट ही रहा है। तो ऐसा है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ तो रहे हैं, लेकिन उसको फिर कंपनसेट करने के लिए अफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा उस हिसाब से। तो ये दो डेटा आप देख सकते हैं टू जस्टिफाई दिस आर्ग्यूमेंट। अंडर अचीवमेंट इन अफॉरेस्टेशन टारगेट, तो जो भी टारगेट रखे गए थे फॉरेस्ट बढ़ाने के, उस टारगेट का सिर्फ 66.22% ही हमने अचीव किया, लगभग 34% हमने अचीव नहीं किया है। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम, अंडर अचीवमेंट इन अफॉरेस्टेशन टारगेट। सीधी सी बात है, जितना फॉरेस्ट हमने लूज किया है उतना फॉरेस्ट हमने दोबारा रीजनरेट नहीं किया अंडर कैंपैक्ट। तो कैंपैक्ट ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है एज पर दिस सीएजी रिपोर्ट। ओवरऑल हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट का एरिया बढ़ने के बजाय घट रहा है एंड दैट कुड बी सीन फ्रॉम दिस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ओपन
सोर्स वेब एप्लीकेशन। ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन मतलब एक ऑनलाइन ऐप है जो ओपनली अवेलेबल है हर इंसान के लिए। आप ऑनलाइन रजिस्टर करके देख सकते हैं और सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस से दुनिया में कौन कौन सी जगह पे कितना फॉरेस्ट है उसका डेटा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट में ऑनलाइन तरीके से रियल टाइम बेसिस में अवेलेबल रहता है। तो अगर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट की मानी जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो फॉरेस्ट कवरेज है वो धीरे धीरे लगातार घट रहा है। और अगर डेटा देखा जाए तो पूरे इंडिया भर के तुलना में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवरेज ज़्यादा फास्ट तरीके से घट रहा है। इनफैक्ट बाकी इंडिया में फॉरेस्ट कवरेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सातों के सातों स्टेट्स में फॉरेस्ट कवरेज घट रहा है। तो सीधी सी बात है, इससे यही पता चलता है कि कैंपा एक्ट का ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट अराउंड बोगीबील एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बार बोगीबील को के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, बोगीबील इज़ अ रेल कम रोड ब्रिज, मतलब रेलवे ब्रिज भी है और नीचे फिर रोड ब्रिज भी है। और इनफैक्ट ये रेल कम रोड ब्रिज में ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इन बोगीबील इज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑफ इंटायर इंडिया और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। इसकी लेंथ है 4.94 किलोमीटर। ये एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। अब बोगीबील ब्रिज की बात चली रही है तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के बारे में देख लेते हैं। जैसे धुबरी फुलबारी विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज वंस कंप्लीटेड, जबकि अभी धोला सदिया ब्रिज इज़ द करेंटली लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया। वो सबसे लंबा रोड ब्रिज है, जबकि बोगीबील ब्रिज रोड कम रेल ब्रिज में लॉन्गेस्ट है। अभी बोगीबील ब्रिज से रिलेटेड ही करंट न्यूज़ है। बोगीबील के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट अनाउंस किए हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो हमारे फॉर्मर सीएम भी थे सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दो फ्लोटिंग जेटीज़ लगाए जाएंगे, जेटीज़। तो एक जेटी डेवलप किया जाएगा एट बोगीबील इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डेवलप किया जाएगा एट गुईजान इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। और ये जो दोनों जेटीज़ हैं दे विल बी ऑन नेशनल वाटरवे नंबर 2 विच इज़ ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा, दैट इज़ फ्रॉम सदिया टू धुबरी एंड हुज लेंथ इज 891 किलोमीटर्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पारामाउंटसी। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये पारामाउंटसी के फीचर्स नहीं हैं। ये जो दोनों फीचर्स हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। इट इन्वॉल्व ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग हिंदू रूलर विदाउट नेचुरल एयर फ्रॉम अडॉप्टिंग अ सक्सेसर एंड आफ्टर द रूलर डाइड और एब्डिकेटेड एनेक्सिंग हिज लैंड एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। दोनों ही गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रणाम स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसके लिए कोई अलग से बजटरी एलोकेशन नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, क्लासिकल लैंग्वेज सबसे रिसेंटली उड़िया को ऐड किया गया 2014 में। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।